हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले देख पाएंगे। वोडाफोन आइडिया की अगर हम बात करें तो मंडे के दिन 8.30 की ओपन प्राइस के बाद 8.05 का लो बना डालता है और हाई नहीं बनाता है, जबकि अपर प्राइस बैंड 9.10 का लगा था और लोअर सर्किट बैंड लगा था 7.50 का। इस कंपनी का 52 वीक हाई है 13.80 का और 52 वीक लो है 4.10 का। देखिए, इस कंपनी के अंदर आप लोगों को लगातार मोटिवेटेड रखने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब इसका स्टॉक प्राइस 52 वीक लो 2.05 का बनाया था, 2.50 का आई थिंक बनाया था आज से कुछ साल पहले, तब से मैं आप लोगों को इसके अंदर मोटिवेटेड रखने की लगातार कोशिश किया है और तब से कंपनी ने अभी तक 13.80 का हाई बना चुका है और ये गिरते 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 8.20 8.05 तक ये आ करके फिर से नीचे लुढ़क गया। तो यहाँ पे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने जो है अपने तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। जिसको आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं और जिसको आप चाहें तो, अगर आपको लगे कि मैं जो बोल रहा हूँ सही है, तो आप चाहें तो इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और उससे कुछ सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मंडे के दिन की बात करें तो 17,35,71,300 टोटल वॉल्यूम ट्रेड करता है। डिलीवरी परसेंटेज है 47.01%। मेजॉरिटी में काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि 8.20 के आसपास के प्राइस से इसके अंदर हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। वो एक संभावना की बात है, ऐसा श्योर एंड सर्टेन नहीं है। अगर हम बात करें इसके बीएससी के ऊपर डेटा की तो 4,20,75,227 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया, जिसमें से 29.93% की डिलीवरी, 23,563.02 करोड़ मार्केट कैप है। देखिए, कंपनी कोई भी हो, चाहे वोडाफोन आइडिया हो, चाहे रिलायंस कम्युनिकेशन हो, चाहे भारती एयरटेल हो, चाहे रिलायंस क्यों ना हो, कंपनी कोई भी हो, चलाने के लिए मैनेजमेंट पूरी तरीके से ऑनेस्टली ट्रांसपेरेंसी के साथ अगर काम करता है और साथ साथ में किसी भी देश के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में ट्रांसपेरेंसी रखता है, तो डेफिनेटली उसकी उस बिज़नेस की लॉन्ग टर्म में ग्रोथ हो सकती है। यहाँ हम बात करें अपनी कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की, तो देखिए वोडाफोन आइडिया लिमिटेड कि जो अब आपको पता है वोडाफोन आइडिया में दो कंपनीज मर्ज की जा चुकी हैं, वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिरला कंपनी आइडिया। आज को प्रमोटर्स हैं आदित्य बिरला और ग्रुप और वोडाफोन पीएलसी की तरफ से जो, तो यहाँ पे इस कंपनी की आज ये हालत हो गई है कि 8.05 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। कहाँ ये ट्रेड हुआ करता था 100 के ऊपर और उससे भी ऊपर। लेकिन इसके गिरावट के पीछे कारण क्या है? इसके गिरावट के पीछे बहुत सारे कारण हैं। उन सभी कारणों में से सबसे बड़ा कारण अगर हम बोलें तो सरकार की तरफ से एजीआर का जो बोझ दिया गया इस कंपनी को सबसे ज़्यादा, जी हाँ, सबसे ज़्यादा पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर। क्यों? ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्या खास था इस कंपनी में जो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का लोड दे दिया गया? तो देखिए, खास कुछ नहीं है। अगर इस दुनिया में इस कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, अगर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होता, अगर सरकार ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रही होती, तो ऐसा नहीं है कि ये हालत होती वोडा आइडिया की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे 15 साल 12 साल की जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के ऊपर लड़ाई चलती है, मैं कह रहा हूँ कि आपको किसी भी कोर्ट का जजमेंट देना है तो 12-12 साल केस को कौन चलाता है भैया? 12 साल केस क्यों चला रहे हो और उसके बाद जो हार रहा है उसके ऊपर इस तरीके का बोझ दे रहे हो कि वो बचे ही ना, वो ख़त्म हो जाए। व्हाट डू यू मीन?
ये तरीका नहीं होता है। अगर किसी चीज़ का जजमेंट देना है तो मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होता है। उससे पहले अगर आप जजमेंट निकाल देते हो तो आज अगर ऐसा होता वोडा आइडिया के साथ तो इतना एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का ड्यूज न बढ़ता, न कंपनी को पे करने में दिक्कत होती। मेरी बात समझ रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है अपने देश की, वो एडमिनिस्ट्रेशन पार्शियलिटी कर रही है इस कंपनी के साथ। आप इसको मानो या ना मानो, ये चीज़ जो है आपको दिखती है। जो चीज़ दिखती है वो एक्चुअली में आपको लगता नहीं है कि वो चीज़ हो रही है, लेकिन हो रही होती है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा सीधा सीधा कहना है कि अगर बटरिंग यानी चापलूसी, तेल पानी लगाना, अगर ये काम कुमार मंगलम बिरला के खून में होता, उनके जीन्स में होता, तो शायद आज एक कंपनी यहाँ नहीं होती, बल्कि आज भी बहुत ऊपर हो रही होती, चल रही होती, ट्रेड हो रही होती। लेकिन उन लोगों के अंदर ऐसा नहीं है। दे आर वेरी ऑनेस्ट पीपल। वो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, एथिक्स है उनके अंदर, बिहेवियर, बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रांसपेरेंसी के साथ अर्न करना और हार्ड अर्न मनी को किसी ऐसी जगह फालतू में इन्वेस्ट ना कर देना। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बेसिकली मैं बोलना चाह रहा हूँ कि दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट। अभी इस समय उनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। अभी इतनी सारी चुनौतियों के बीच में अगर वो अपने अच्छे अमाउंट को, गुड अर्नड मनी को, टैक्स्ड, जिसके ऊपर उन्होंने टैक्स दे करके कमाया, उस पैसे को इस कंपनी को बचाने के लिए अगर झोंक देंगे तो कल को ये भी हो सकता है कि वो सड़क पे आ जाएं। तो वो ऐसा क्यों करेंगे? बताइए ना, ऐसा वो क्यों करेंगे? ऐसा वो क्यों करेंगे, राइट। एक रिस्क फैक्टर इनके साथ बहुत बड़ा लगा हुआ है, क्योंकि उनका सीधा सीधा बोलना है कि वो अपने गुड अर्नड मनी को बैड प्लेस पे नहीं लगा सकते, सीधा सीधा बोलना है। अब सरकार भी यहाँ पे पूरी तरीके से अड़ी हुई है। अब यहाँ पे इस बीच में कोरोना काल के चक्कर में फैसला नहीं सुनाया जा पा रहा है, क्योंकि फंड यहाँ देखिए प्रमोटर लगाने को तैयार हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकते, तैयार हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कुछ अनसर्टेनिटीज़ क्रिएट हो रही है ना। जैसे फंड रेजिंग, चलिए ये एक डिपेंडेंट चीज़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सुप्रीम कोर्ट से फैसला देना। अब वही हाल फिर ना हो जाए जैसे 12 साल से अभी तक घसीट के ले आकर के अचानक दे दिया कि इतना पे करना है, और अभी भी देखिए ना, अभी भी फैसला नहीं सुनाया जा रहा है जल्दी से इसके ऊपर, और धीरे धीरे अचानक पता चलेगा कि कुछ और हो गया। समझ रहे हैं? जो होना है तत्काल हो, कुछ दिनों के अंदर हो, कुछ हफ्तों के अंदर हो, उससे कंपनी का मैनेजमेंट फैसला लेता है, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है, और उसके फिर उस हिसाब से अपना चलने की तैयारी बनाता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैनेजमेंट जो है फंडिंग इसके अंदर लगा सकता है, खुद सेल्फ कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, अगर वो अनसर्टेनिटीज़ क्लियर हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट जो है इसके अंदर रेडी हो सकता है थोड़ा बहुत कैपिटल को इन्फ्यूज़ करने के लिए। अब देखिए, रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत अच्छे से पता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन मुझे लगता है कि कुमार मंगलम बिरला और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कोई बहुत बुरा रिलेशन नहीं है, और बुरा रिलेशन होना भी नहीं चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन यहाँ पे अंदर ही अंदर क्या टशन चल रही है, अब ये चीज़ कौन जानता है? अब ये चीज़ तो उसके बिजनेस ही पता चलता है। क्या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात का ख्याल नहीं रखना चाहिए कि उसके देश की ये कंपनी जो एक टैक्स पेयर है, ऐसा तो है नहीं कि फ्री में कंपनी चल रही है, टैक्स तो ये भी देती है, टैक्स जियो भी दे रहा है, टैक्स एयरटेल भी दे रहा है। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस डूबती हुई कंपनी को कुछ ऐसा करो कि ये प्रॉफिटेबल हो जाए? आप चुपचाप टैक्स खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, खाए जा रहे हो, कब तक खाओगे? आपको सोचना चाहिए ना कि जो देने वाला है वो कल को नहीं रहेगा तो कहाँ से देगा। तो आपकी ये भी तो प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इस कंपनी को कुछ ऐसा करो कि ये प्रॉफिटेबल हो जाए। अब इसके लिए क्या कुमार मंगलम बिरला अपने आप को बेच करके कंपनी बचाने चले? ये कहाँ के सीख है? ये कैसा होता है? ऐसा होना चाहिए? ऐसा कौन करता है? ये तो कोई बेवकूफ़ होगा वही करेगा ना। तो इस तरीके की सिचुएशन ही है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंटली काम नहीं करता है। अगर ट्रांसपेरेंटली काम कर रहा होता तो उसकी प्रायोरिटी बनती है कि इस कंपनी के अंदर जो लॉसेस आ रहे हैं, इस कंपनी के अंदर जो दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत को रिजॉल्व किया जाए ताकि ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाए। कंपनी टैक्स भी अच्छे से पे करेगी और प्रॉफिटेबल होगी और ज़्यादा टैक्स पे करेगी, सीधी सी बात है।
लेकिन अगर लॉस में लेके चलोगे, लॉस में बनाए रहोगे, आप खाते रहोगे खाते रहोगे खाते रहोगे, तो भिखारी बना देगा इस तरीके का माइंडसेट। अगर आपको, ये किसी भी देश की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे इंडिया की बात करें चाहे कोई और कंट्री हो, अगर इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन होगा तो डेफिनेटली एक दिन भिखारी बना देगा पूरे देश को। मुझे लगता है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। मैं थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूँ क्योंकि ये चीज़ें एग्रेसिव कर देती हैं। मैं नहीं होता हूँ लेकिन ये हो जाती हैं, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में जिससे एग्रेशन आ जाता है। क्योंकि ये चीज़ जो है जिसको सुननी चाहिए, जिसको समझनी चाहिए, वो देखता ही नहीं है। कंपनी 2 दिन में नहीं खड़ी होती भाई साहब, कंपनी को खड़ी करने में बहुत टाइम लगता है, और खड़ी करने के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस कंपनी को खड़ी रहने दिया जाए, किसी भी हाल में उसको लिक्विफिकेशन करने से बचाया जाए। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, किस लिए दिया गया है? क्या पब्लिक संभालेगी इसको? तो फिर आपको क्यों बैठाया गया है? समझ रहे मेरी बात को गाइस? थोड़ा सा मेरी एग्रेशन को आप जो है कूल तरीके से लीजिएगा। मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता हूँ क्योंकि कंपनी को मैं किसी भी तरीके से नहीं चाहता हूँ कि ये बुरे दौर से गुजरे। मैं चाहता हूँ कि ये सुधरे, अच्छे लेवल पे आकर के ट्रेड करे, लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारे इसके साथ वही प्रॉब्लम्स हैं। चलिए देखते हैं, आपको और कुछ वीडियोस के ज़रिए इसके ऊपर और बताऊंगा किसी अलग अलग तरीके से। लेकिन इस वीडियो में मैं इस एंगल से बात करना चाहता था आपसे। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये कंटेंट। अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके आप चाहें तो आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड। आप लोगों को बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी है। हर तरीके से, हर एंगल से मैं आपसे बात करने के लिए इस टॉपिक के ऊपर रेडी हूँ, और कॉन्स्टेंटली मैंने आपको लगातार किया है लास्ट के 2-3 सालों से। आप देख सकते हैं अगर आप कनेक्टेड हैं, जुड़े हैं तो। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।